नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये लेक्चर है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण। दोस्तों, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में उत्तराखंड के हर एग्जाम में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनता है। और केवल उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो किसी न किसी रूप में उत्तराखंड के एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसलिए उत्तराखंड जो इकोनॉमिक सर्वे है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो उत्तराखंड सर्वे है 2024-25 का है, लेटेस्ट ये सर्वेक्षण है। तो चलिए दोस्तों, आज की यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जानते हैं राज्य की विकास दर। तो 2024-25 में जो राज्य विकास दर का जो अनुमान है वह है 6.61% और देश के लिए 6.4% लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज बता रहा हूँ आपको, राज्य के बारे में भी और देश के बारे में, जिससे आपको दोनों ही जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। और इसके अलावा 2023-24 में जो विकास दर आंकी गई थी राज्य की 7.83% और देश की आंकी गई थी 8.2%। तो इस बार जो अनुमान लगाया गया है राज्य विकास दर का ये थोड़ा सा कम लगाया गया है, 6.61%। जीडीपी के बारे में जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका अनुमान, जीडीपी बोले तो जो राज्य की आय होती है, तो जीडीपी को आसान भाषा में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आसान भाषा में हम समझते हैं जो राज्य की सीमा के भीतर हुआ एक साल का जो उत्पाद होता है, अर्थात जो राज्य की आय होती है ये आपकी जीडीपी हो जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्रचलित भावों पर वर्ष 2024-25 में 378.24 हजार करोड़ और देश की थी 2024-25 में प्रचलित भावों पर 324.11 लाख करोड़। अगर बात करें 2023-24 का जो डेटा है प्रचलित भावों पर, तो उत्तराखंड का है 332.99 हजार करोड़ और देश का है 295.36 लाख करोड़। अगर बात करते हैं स्थिर भाव पर, तो जब स्थिर भाव की बात करते हैं तो इसमें एक बेस ईयर लेते हैं और बेस ईयर अभी है 2011-12, तो आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। तो स्थिर भावों पर जो 2024-25 में 217.82 हजार करोड़ और देश का है 184.88 लाख करोड़ ये जीडीपी है। स्थिर भावों पर जो 2023-24 में, इसमें भी आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है, इसमें 204.32 हजार करोड़ है और देश की है 173.82 लाख करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थिर भाव है इसमें आधार वर्ष लिया जाता है, आधार वर्ष लिया गया है 2011-12। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। तो इसकी जो अनुमानित वृद्धि है, एस्टिमेट ग्रोथ है सेक्टर वाइज, तो वर्ष 2024-25 में मूल्य संवर्धन क्षेत्र वाइज है ये, सेक्टर वाइज। तो किस सेक्टर में कितनी जो वृद्धि हुई है परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विस है, 13.58% की वृद्धि हुई है मूल्य संवर्धन में। दूसरा है निर्माण उद्योग, 12.08% की, मत्स्य पालन में 9.39%, रेलवे में है 9.04%, परिवहन एवं संचार सेवाएं में 8.64%, खनन एवं उत्खनन में 7.50% और वित्त सेवाएं में फाइनेंशियल जो सर्विस है इसमें है 6.78%। अब देखियो एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे उसने पूछ लिया कि इसमें इसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए, ठीक है, या सबसे ज्यादा जो मूल्य संवर्धन है वो किस सेक्टर में है, ठीक है। तो आपको मोटा माटी ये जानकारी होनी चाहिए कि किस में ज्यादा है किस में कम है। ये जरूर नहीं कि ये परसेंटेज पूछे, लेकिन किसी भी तरह से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आपने ये पढ़ा होगा और एक दो बार रिविजन किया होगा, तभी आपका एग्जाम में ध्यान में आ सकता है। तो सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं, तो लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाओं में सबसे ज्यादा है 13.58% की जो मूल्य संवर्धन की अनुमानित वृद्धि है, और यहाँ पर जो सबसे कम है वो है वित्त सेवाएं में। अब बात करते हैं राज्य आय एवं लोकवित्त, स्टेट रेवेन्यू एंड पब्लिक फाइनेंस। कुल राज्य प्राप्तियों की बात करें तो वर्ष 2024-25
तब देखो इसमें कुछ बजट का भी है। वैसे तो मैंने बजट में डिटेल बता रखा है, बजट जो इस बार का आ रखा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पॉइंट है बजट के, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी जान लेते हैं। तो वर्ष 2024-25 में जो बजट का अनुमान है 60,552.90 करोड़ रुपया। और वर्ष 2023-24 का जो रिवाइज एस्टिमेट है, क्योंकि पुराना हो गया है तो इसको ये संशोधित हो चुका है, रिवाइज एस्टिमेट है 54,626.54 करोड़। तो जो वृद्धि दर है यह है 10.84%। तो इसमें क्या मुख्य है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो है वृद्धि दर। वृद्धि दर कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है, तो वृद्धि दर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो कुल राज्य प्राप्तियों में 2023-24 से 2024-25 में 10.84% की वृद्धि दर है। कुल जो राज्य आयकर है, स्टेट ओवन टैक्स जो रेवेन्यू है 2024-25 जो बजट का अनुमान है 36,146.47 करोड़। और 2023-24 का जो संशोधित अनुमान है वो है 31,968.43 करोड़। तो इसमें जो वृद्धि दर है यह है 13.06% की ग्रोथ रेट है। राज्य के करेतर जो राजस्व है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये 2024-25 में जो अनुमान है 4,873.38 करोड़ और 2023-24 में था 4,174.73 करोड़। इसमें जो ग्रोथ रेट है यह लगभग 16.74%। केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है, जो सेंट्रल टैक्स में जो शेयर होता है राज्य का, तो 2024-25 में है 13,637.15 करोड़। देखिए दोस्तों, आपको नोट्स भी साथ साथ में बनाने हैं अपनी कॉपी में, आप साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहिए। और 2023-24 में है 12,348.25 करोड़ रुपया। राज्य के जो कर राजस्व है इसमें 14.73% का अनुमान इसमें वृद्धि लगाई गई है। तो राज्य को स्वयं के कर राजस्व की मद में जो वर्ष 2024-25 की जो तुलना में 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान की अपेक्षा 2,899.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है, जो कि लगभग 14.73% अधिक है। कर संग्रह में वृद्धि की बात करें, जो टैक्स कलेक्शन इंक्रीजमेंट हुआ है टोटल 2000 से 2001 से 2023-24 के बीच, तो 2001 में जो सत्र था 2001, तो इसमें 233 करोड़ रुपया कर संग्रह हुआ था। और 2023-24 में कर संग्रह हो चुका है 11,288.90 करोड़ रुपया। वृद्धि जो हुई है 48 गुना, 48 टाइम्स 2000 से 2024 तक। अब बात करते हैं जीएसटी की परिधि से बाहर रखी गई वस्तुओं पर जो अर्जित राजस्व है। तो देखिए कुछ जो वस्तुएं ऐसी होती है जो जिसे जीएसटी से बाहर रखा जाता है। तो कौन सी वस्तुएं हैं इसमें? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और शराब। ये जो वस्तुएं हैं ना, इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया। तो कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वस्तु जीएसटी से बाहर रखी गई है। तो जनरल इकोनॉमी में ये प्रश्न आ सकता है। तो दिसंबर 2023 तक जो प्राप्त राशि है जीएसटी की परिधि से बाहर, इनमें आ गया पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस और शराब। तो दिसंबर 2023 तक जो प्राप्त राशि थी 1,836 रुपये 1,836.12 करोड़ रुपया। और दिसंबर 2024 तक जो अनुमानित प्राप्ति है 1,936.82 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो अनुमान है यह है जीएसटी जो कर है 9,379 करोड़ और नॉन जीएसटी कर है 2,675 करोड़। तो कुल अनुमानित जो राज्य कर प्राप्ति है वह है 12,054 करोड़। अब बात करते हैं आबकारी विभाग द्वारा राजस्व संग्रह। तो आबकारी विभाग की बात करें तो 2023-24 में 4,038.69 करोड़ रुपया और 2024-25 में जो निर्धारित जो वार्षिक लक्ष्य है ये रखा गया है 4,439.90 करोड़। और इसके सापेक्ष 31 दिसंबर 2024 तक 3,334.97 करोड़ का संग्रह भी किया जा चुका है। आबकारी विभाग की बात करें तो यहाँ पर संग्रह किया जाने वाला जो राजस्व होता है उत्तराखंड राज्य को प्राप्त जो कुल राजस्व होता है उसका 18 से 19% तक रहता है। तो 18 से 19% की जो हिस्सेदारी आबकारी विभाग की होती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट है संरचनात्मक दृष्टि से
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप नोट कर लीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र जिसे आप कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, यहाँ पर कृषि क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का उत्तराखंड की जीडीपी में योगदान है 9.34%। तो 9.34%। और देश की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.6%। द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का उत्तराखंड में 44.65% का योगदान है और देश का तृतीयक क्षेत्र में है 25% का योगदान। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में 46.02% है और देश की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान है 55.4%। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में सबसे जो अधिक योगदान है, इस बार जो सर्वाधिक योगदान है उत्तराखंड में तृतीय क्षेत्र का है। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, पिछली बार जो था वो द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो पिछली बार में द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था और इस बार तृतीय क्षेत्र का योगदान है सर्वाधिक। और वही वैसे ही देश में भी आप देख सकते हैं, देश में भी तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, फिर दूसरे और फिर पहला। तो इस बार सीधा डायरेक्ट है, सबसे ज्यादा तृतीय का है, फिर दूसरे का है और फिर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान यहाँ पर मैंने पाई चार्ट में भी परसेंटेज वाइज दिखाया गया है। प्राइमरी सेक्टर का 9.34%, सेकेंडरी सेक्टर का है 44.65% और टर्सरी क्षेत्र का है 46.02%। अब बात करते हैं राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में योगदान। अभी तक तो हमने क्या बोला कि जीडीपी में योगदान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कैसा है, लेकिन अब है जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके भी उपखंडों का जीडीपी में योगदान क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो चीजें आती है इनका कितना यहाँ पर शेयर है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, कृषि का 36.48% का योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का। पशुपालन का है 25.08%, वानिकी एवं लट्ठा बनाना 25.04%, मत्स्य पालन 0.48% और खनन तथा उत्खनन का है 12.93% का योगदान। आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या है, कृषि का है, फिर है पशुपालन का, फिर वानिकी लट्ठा बनाना और फिर है खनन तथा उत्खनन और सबसे कम है मत्स्य पालन का। तो ये चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, फिर किसका है, इस तरीके से इनके ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में योगदान। तो द्वितीयक क्षेत्र का, जो द्वितीयक क्षेत्र के उपखंड है इनका योगदान किस प्रकार है। तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान है 58.56%, फिर विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं इनका योगदान है 7.12% और निर्माण का है 34.32% योगदान। तो आप देख सकते हैं इसमें विनिर्माण का सबसे ज्यादा है, फिर निर्माण का है और फिर विद्युत, गैस, जलापूर्ति और जो अन्य उपयोगी सेवाएं हैं। इसके बाद है राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उपखंडों का जीडीपी में योगदान। तो तृतीयक क्षेत्र में ये सब आंकड़े किसके हैं, 2024-25 के हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण ही 2024-25 का लेटेस्ट सर्वे है। तो परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से जो संबंधित सेवाएं हैं इसका योगदान तृतीय क्षेत्र में है 18.87%, फिर व्यापार, होटल एवं जलपान गृह 38.15%, वित्तीय सेवाएं 6.95%, स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं हैं 12.17%, लोक प्रशासन 9.33% और अन्य सेवाएं हैं 14.53%। तो इसमें जो सबसे अधिक जो योगदान है वह है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का। इसके बाद किसका नंबर आता है, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण का है। इसके बाद आ गया स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं। तो इस प्रकार इनके ऑर्डर भी आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो एक नोट ये भी है जीएसडीपी वर्ष 2024, जो यहाँ पे क्योंकि इससे पहले मैंने वहां पर आपको वृद्धि नहीं बताई थी तो इसलिए पॉइंट में यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। तो 2024-25 में उत्तराखंड का जो जीडीपी है प्रचलित भाव पर अनुमानित कितना है,
3,78,245 करोड़ रुपया। और पिछले वर्ष 2023-24 में जो संशोधित था, रिवाइज डेटा था, जीएसडीपी कितना है? 3,32,299 करोड़ रुपया। तो वृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट कितनी रही है? 13.59%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट आपको करना चाहिए। 2023-24 से 24-25 में जो उत्तराखंड का जो जीएसडीपी में जो ग्रोथ रेट है वो 13.59% है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक तो हमने देखा कि जो जीडीपी में जो योगदान संरचनात्मक दृष्टि से था, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। अब बात करते हैं जो जीडीपी में योगदान है, क्षेत्रीय योगदान, सेक्टर वाइज क्या क्या योगदान है, कैसा कैसा योगदान है। तो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, अब संरचनात्मक में नहीं है, अब है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। तो सबसे ज्यादा जो योगदान है जीडीपी में सेक्टर वाइज में, निर्माण क्षेत्र का, मैन्युफैक्चरिंग, कितना है? 26.15%। व्यापार, होटल, जलपान गृह 17.56% का। निर्माण क्षेत्र जो कंस्ट्रक्शन है 15.32% का योगदान है। परिवहन, भंडारण, संचार, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का है 8.68% का योगदान। तो इसमें आप देख सकते हैं क्षेत्रीय योगदान में, जो जीडीपी में जो क्षेत्रीय योगदान है सबसे ज्यादा निर्माण क्षेत्र का है, फिर व्यापार, होटल, जलपान गृह है, फिर निर्माण क्षेत्र है, और सबसे पहले क्या है? जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग, ये विनिर्माण है दोस्तों, ठीक है, ये आपको नोट करना है, विनिर्माण, फिर व्यापार, होटल, और फिर कंस्ट्रक्शन में आ गए निर्माण क्षेत्र, और फिर है परिवहन, भंडार और संचार। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम, तो 2024-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान था 2,74,064 रुपया, और देश में जो 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है 2,01,62 रुपया। और 2023-24 में कितना था? उत्तराखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है 2,46,178 रुपए, और देश में था 1,84,205 रुपए। आप इसमें एक चीज देख सकते हैं, उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम है वो देश से ज्यादा है। राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि हो रही है 11.33% की वृद्धि हो रही है, और देश में ये वृद्धि है 8.7% की। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको नोट करना है। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। वर्ष 2023-24 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्र में गेहूं बोया गया था, जिसके कारण ये प्रदेश की मुख्य फसल है। प्रदेश की जो मुख्य फसल है, तो ये एक पॉइंट है, मुख्य फसल कौन सी है? तो गेहूं है, क्योंकि ये 29% क्षेत्र में बोया गया है 2023-24 में। फसल का नाम यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ पूरा कि कितना परसेंटेज क्षेत्र में कौन बोया गया है। तो फसल का नाम है यहाँ पर है गेहूं, 29% क्षेत्र में बोया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है धान, 27% क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये इसके ऑर्डर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कितने परसेंटेज में, नहीं जरूरी नहीं है। देखो जो सबसे ज्यादा है वो तो ठीक है, परसेंटेज भी देख लिया आपने, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो मुख्य फसल है गेहूं, उसके बाद कौन आती है? धान। ठीक है, मंडुआ बोया जाता है 7% क्षेत्रफल में बोया गया था। सांवा बोया गया था 4% क्षेत्रफल में। फिर गन्ना बोया गया था 10% क्षेत्रफल में। मक्का 2%, जो भी 2%। कुल दालें 6% क्षेत्रफल में। कुल तिलहन 3%। फल तथा सब्जियां 5%। चारा 3% और अन्य फसलें 2% में। आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया, फिर धान बोया गया, इसके बाद आता है नंबर गन्ने का। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है मंडवे का, मिलेट्स का। ठीक है, और उसके बाद दालों का आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ये एक केंद्र सरकार की योजना है, और 31 दिसंबर 2024 तक पंजीकृत जो किसान है इसमें 8.89 लाख, उत्तराखंड की बात हो रही है। इस योजना में पात्र किसान परिवार के बैंक खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया 3 किस्तों में 2-2 हजार की 3 किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 17,493 कृषकों का बीमा किया गया। अब बात करते हैं
बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त। तो बैंक शाखाएं जो वर्ष 2024-25 में है, ये जो डेटा है ये है 30 सितंबर 2024 तक का बैंक ब्रांच स्टेटस एज ऑन 30 सितंबर 2024। तो कुल जो बैंक शाखाएं हैं वह है 2572 शाखाएं। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है तो इसमें 1212 शाखाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कुल शाखाओं का 47.12% है। अर्ध शहरी क्षेत्र जो सेमी अर्बन एरिया है इसमें 610 शाखाएं हैं, 23.72%। और अर्बन एरिया में 29.16%। कुल मिलाकर 750 शाखाएं हैं। सबसे ज्यादा शाखाएं देहरादून में है 623 और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में 55 बैंक शाखाएं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या है, ऊपर जो आंकड़ा दिए रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में है 1212 शाखाएं, शहरी क्षेत्र में 750 शाखाएं और अर्ध शहरी क्षेत्र में 610 शाखाएं हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच इन उत्तराखंड परसेंटेज वाइज पाई चार्ट में भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अर्बन में है 29.16%, फिर रूरल में है 47.12% और सेमी अर्बन में है 23.12%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा रूरल में है, फिर अर्बन में है और फिर लास्ट सबसे कम जो बैंक शाखाएं वो है सेमी अर्बन एरिया में। सार्वजनिक और निजी बैंक की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है इनकी कुल शाखाएं हैं 1417। इसमें एसबीआई की 445 शाखाएं हैं, पीएनबी की है 297 शाखाएं और बैंक ऑफ बड़ौदा की है 134 शाखाएं। निजी क्षेत्र के बैंक की बात करें तो इसकी कुल शाखाएं निजी क्षेत्र के बैंकों की है 490 शाखाएं। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निकायों का गठन। तो नगर निकायों का जो गठन किया गया है, पहली बात 2 नए नगर निगम बनाए गए हैं, एक है अल्मोड़ा और दूसरा है पिथौरागढ़। इसके अलावा 3 नगर पंचायतें उन्नतकर नगर पालिका परिषद बनाई गई है। तो 3 नई नगर पालिका परिषद कौन कौन बनी, पुरोला, कालाढूंगी और भीमताल। और 2 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है, इनमें है 2 नई जो नगर पंचायत है गढ़ी नेकी और पाटी। तो ये हो गए जो नगर निकायों का गठन किया गया 2024-25 में। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की जो दर है, इन्फ्लेशन रेट 2024 में। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी दोनों की बात करता हूं। जनवरी 2024 की जो राष्ट्रीय मुद्रास्फीति दर है वह है 5.1% और दिसंबर 2024 में 5.69%। तो 2024 से दिसंबर 2024 का ये आंकड़ा है, तो 5.1% से 5.69% तक बढ़ी है राष्ट्रीय स्तर पर। अब राज्य स्तर पर जनवरी 2024 की जो राज्य मुद्रास्फीति दर है 4.55% थी और दिसंबर 2024 की जो ये दर है 6.05% बढ़ी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा है। इन्फ्लेशन क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं, जो भी सामान होता है, सेवा, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है, इनके प्राइस लगातार साल दर साल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं अगर, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन इसे कहते हैं, महंगाई दर बढ़ रही है बोले तो, ठीक है। इसके लिए जो मापने के कुछ तरीके होते हैं, तो पहले समझते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, ये 2 जो टाइम पीरियड होते हैं या 2 स्थान होते हैं, इनके बीच वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत होती है इसके अंतर को दर्शाता है। और इसी प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करके प्राइस चेंज और इन्फ्लेशन को मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए सरकार एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज, एक कमोडिटीज की टोकरी बनाती है जिनका उपभोग आमतौर पर लोग करते हैं, और तुलना के लिए एक बेस ईयर तय किया जाता है जो कि वर्तमान में है 2011-12। एक बेस ईयर तैयार किया जाता है और उसके आधार पर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है कि कितना चेंज हुआ है प्राइस में। आसान भाषा में आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप बाजार जाते हैं और 1 महीने का राशन लेकर आते हैं घर में, ठीक है। घर में आप जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे घर में जो बड़े बूढ़े लोग पूछते हैं कि भाई कितने का राशन आया, आपने बोला कि महीने भर का राशन लाया हूँ और 10,000 रुपये का आया है। और फिर दादाजी बोलते हैं कि भाई 10,000 का इतना ज्यादा, हमारे टाइम पे तो 3,000 में ही आ जाता था।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दादाजी के टाइम से और अब तक महंगाई बढ़ गई है। पहले वही सामान जो 3,000 में आता था और अब वो सामान 10,000 में आ रहा है। इसका मतलब आपने जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज थी आपकी, मतलब जो एक महीने का जो राशन था आपका, उसका मूल्य दादाजी के टाइम से और अब तक बढ़ गया है। इसमें जो बेस ईयर हमने लिया वो है दादाजी का टाइम था, और आज के टाइम का जो इन्फ्लेशन कितना हो गया है ये हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एक बेस ईयर लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हम जब नाप रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, तो इसके लिए एक बेस ईयर होना चाहिए। तो समय समय पर अलग अलग बेस ईयर था, और 2011-12 से हम 2012 से हम 2011-12 का जो सत्र है इसी को बेस ईयर ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे यह भी बदला जा सकता है, मान लीजिए इसको 2024-25 कर दें, आने वाले टाइम पे जब भी इसको बदला जाएगा वो अलग बात है। तो अभी हम बेस ईयर ले रहे हैं 2011-12, अर्थात 2011 और 12 की तुलना में आज के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है किन्हीं भी वस्तु और सेवाओं का, ये नापता है कि इसका इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, आप आसानी से समझ गए होंगे इस उदाहरण से। अब बात करते हैं आगे। तो भारत में जो प्रयुक्त प्रमुख जो मूल्य सूचकांक है, वो कौन कौन से मेजर इंडेक्स है? तो एक है WPI, CPI और PPI। WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो थोक व्यापार होता है इसमें कीमतों में बदलाव को मापता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमतों को मापता है। आखिर सामान तो लास्ट में कंज्यूमर ने खरीदना है, तो इसलिए जो उपभोक्ता होता है तो इसके द्वारा क्या कीमत चुकाई गई किसी भी सेवा या सामान के लिए। और लास्ट है PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो उत्पादक है मूल्य सूचकांक, जो निर्माणकर्ता जो कंपनी होती है, जैसे जहां सामान बनता है तो निर्माणकर्ताओं द्वारा तय की गई कीमत को मापता है, और इसके आधार पर इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। पहले जान लेते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों पर में परिवर्तन को मापता है, इसमें इसमें सेवाएं नहीं होती है। WPI में 697 वस्तुएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो 697 सेवाएं रखी गई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में है, और वर्तमान में आधार वर्ष 2011 और 12 लिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ये सूचकांक उन कीमतों को मापता है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए चुकाते हैं, और भारत में आधार वर्ष है 2012। लेकिन राज्य स्तर पर भी उत्तराखंड सरकार CPI तैयार कर रही है, और इसके लिए आधार वर्ष 2017-18 लिया गया। अब आप देख सकते हैं कि भारत में आधार वर्ष लिया गया है 2012 और 2011-12, और राज्य स्तर पर लिया गया है 2017-18, और आधार वस्तुएं रखी गई है राज्य स्तर पर 192। उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, तो ये सूचकांक उन कीमतों को मापता है जो उत्पादक अर्थात निर्माता वस्तुओं की आपूर्ति करते समय तय करते हैं। इसमें उद्योग हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज हो गए, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गए, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की है सतत विकास लक्ष्य SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग वर्ष 2021 और 22 में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स जारी नहीं किया था। इसके 2 वर्ष बाद 2023 में फिर से SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया। और अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड की रैंकिंग समय के साथ क्या थी। ये पहला पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कि 2021 और 22 का आंकड़ा नहीं है, तो इन 2 सालों में जारी नहीं किया गया था। तो 2018 में 10वीं रैंक थी उत्तराखंड की, 2019 में 9वीं रैंक, 2020 में चौथी रैंक, और 2023 में पहली रैंक केरल के साथ। तो 2023 में केरल और उत्तराखंड पहली रैंक थे संयुक्त रूप से। ठीक है दोस्तों, तो SDG जो इंडेक्स है, तो इसमें उत्तराखंड 2023 में पहली रैंक पर है। राज्य में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी ICT इन स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो राज्य में साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान CCMP और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है, और साइबर अटैक से निपटने हेतु 2 विशेष इकाइयों का गठन किया गया है। कौन सी इकाई है? सेक्टोरल CRT UTK CRT उत्तराखंड। तो ये 2 विशेष इकाइयों का गठन किया गया है।
और ये सभी कार्य मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के दिशा निर्देशों के तहत हो रहे हैं। अगला है गन्ना विकास एवं चीनी, शुगर केन एंड कैन डेवलपमेंट। चीनी मिलें जो 2024-25 की जो वर्तमान स्थिति है चीनी मिलों की, तो राज्य में कुल 8 चीनी मिलें हैं। 8 चीनी मिलें संचालित हो रही है। इसमें 2 है सहकारी क्षेत्र की, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की और 8 है निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं। तो कुल मिलाकर 8 चीनी मिलें उत्तराखंड राज्य में संचालित हो रही है। 2024-25 तक का ये डेटा है। मेगा फूड पार्क, तो 2 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में और पार्क की लागत है 100 करोड़ रुपए की लागत है प्रत्येक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है। पहला जो पार्क है वह है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, ये हरिद्वार जनपद में, और इसमें कुल 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी। जो दूसरा पार्क है वह है हिमालय मेगा फूड पार्क, यह है जनपद काशीपुर के महुआ खेड़ा उधम सिंह नगर में। महुआ खेड़ा, ठीक है दोस्तों, तो काशीपुर महुआ खेड़ा उधम सिंह नगर के, इसमें कुल 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है। इसके बाद करते हैं अमृत 2.0 योजना। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत पार्कों का रखरखाव किया जाता है। और अमृत जो 2.0 योजना है, तो इसके अमृत मित्र उपयोजना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के 3 शहर जिसमें देहरादून, हरिद्वार और रुड़की, इन्हें शामिल किया गया है। इन शहरों के कुल 6 पार्कों का चयन किया गया है और वो 6 पार्क कौन कौन से, तो लाला लाजपत राय पार्क ये देहरादून में, इंदिरा नगर कॉलोनी देहरादून में, दून विहार कॉलोनी देहरादून में, तिलक पार्क जाखन ये भी देहरादून में। इसके बाद है गोविंदपुरी पार्क है, ये हरिद्वार में है, मीना एनक्लेव पार्क ये हरिद्वार में है, और लास्ट है केशव एवं माविया पार्क, ये दोस्तों रुड़की में। इसके बाद करते हैं वन एवं पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, वन रिपोर्ट डिटेल में हमने इसका एक लेक्चर बना रखा है यूट्यूब में, वहां पर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा समरी में आपको बता देता हूँ। वन क्षेत्र की स्थिति है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 है, इसमें जो वन क्षेत्र है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, और जो 2023 की जो रिपोर्ट है, इसमें जो वन क्षेत्र है यह है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। इन 2 वर्षों में जो वनावरण है, इसमें 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। डिटेल हमने लेक्चर इसका बना रखा है, उसमें पूरी की पूरी वन रिपोर्ट आपको बताई गई है। डिटेल आप यूट्यूब में हमारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुलदार जो गणना हुई है 2022 में। तो ये जो गणना की गई भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, इसमें जो गुलदारों की जो संख्या है 2022 में 3,115 गुलदार, और 2008 में संख्या थी 2,335 गुलदार। तो जो वृद्धि दर है कितनी हुई है, 33% से अधिक की वृद्धि हुई है 2008 से 2022 में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है कीवी उत्पादन हेतु योजना। ये जो योजना है, ये योजना किसके अंतर्गत है, कीवी उत्पादन हेतु जो योजना है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, CMRKVY, चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उद्देश्य क्या है, राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये योजना इम्प्लीमेंटेड है, तो चमोली में है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत। इसमें जो एस्टिमेट कॉस्ट है यह है 12 लाख प्रति एकड़ रुपया, और इसमें 80% सब्सिडी का प्रावधान है, 9.6 लाख प्रति एकड़। इसके बाद करते हैं पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य। 20वीं जो पशु गणना है, 20वीं पशु गणना 2019 में की गई थी। इसके अनुसार उत्तराखंड में जो कुल पशुधन संख्या है 44.27 लाख, और जो कुल कुक्कुट की संख्या है वह है 50.19 लाख। नेक्स्ट पॉइंट है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना व पलायन को रोकना। इस योजना का जो लाभ है
15 लाख तक की लागत पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है इसमें। और पहले 5 वर्षों के लिए ऋण पर जो अनुदान है वो है 1.5 लाख तक के ऋण पर 50% का सब्सिडी दी जा रही है, लोन सब्सिडी। इसमें जो लाभार्थी की संख्या है दिसंबर 2024 तक कुल 969 व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन। जो उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहन देना। इसमें मंडवा, जो फिंगर मिलेट है, मंडवा जिसे रागी और नाचनी भी कहा जाता है, तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रागी और नाचनी मंडवा को भी कहते हैं। और सांवा, जो बार्नेट मिलेट है, जैसे लक्षित मिलेट फसलों की उत्पादकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कुल बजट इसमें रखा गया है 73.16 करोड़ रुपया, और इसकी कार्य जो अवधि है वो है 5 वर्ष की, 2023-24 से 2027-28। तो दोस्तों ये हो गया उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।